हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ भरत खंडेलवाल और मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th आरबीएससी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। अपने इससे पहले वाला जो हिस्सा था जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या प्रोसेस है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ा था और पूरी उसकी प्रोसेस हम लोगों ने समझ ली थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है that is related to the energy produced in our body। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उससे जुड़ा हुआ है। अब आप बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी किससे बनती है, कैसे बनती है। सभी लोग जानते हैं वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं और फिर उस फूड में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है एंड ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। उस फूड का ऑक्सीजन की हेल्प से जब ब्रेकडाउन होता है तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। उससे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। और वही एनर्जी हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो चलते हैं, हम जो काम करते हैं, उन सब में लगने वाली एनर्जी वहीं से आती है। अब बात ये आती है कि ये प्रोसेस पूरा होता कैसे है। एक बेसिक चीज मैंने बता दी कि एनर्जी कैसे बनती है, by the breakdown of glucose with the help of energy, with the help of oxygen। ऑक्सीजन की हेल्प से आपके फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी बन जाएगी। लेकिन ये सारा इतना इजी है, इसमें क्या पूरा प्रोसेस फॉलो होता है वो हमको समझना है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो इस पूरे प्रोसेस को चलाने का काम करता है। इसके लिए जितने भी आपके एक प्री स्टेप्स कह दें, इससे पहले वाले स्टेप्स और पोस्ट स्टेप, इसके बाद में भी कई चीजें होती है, तो वो प्री स्टेप और पोस्ट स्टेप सारे करने वाले जो सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सुना होगा नाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है, उनके दिमाग में आता है कि भाई हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। हमने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, ये हो गया रेस्पिरेशन। नहीं, ये रेस्पिरेशन इतने से में नहीं होता। ये तो जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट जिसे कहा जाता है ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ये सिर्फ आपके ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग में एयर अंदर लेना और एयर को एक्सेल करना, ये आता है। लेकिन एयर अंदर आने और बाहर जाने के बीच में भी बहुत कुछ होता है। वो सारा क्या है वो हम लोग इस सिस्टम में समझेंगे। इस सिस्टम को पूरे डायग्राम के साथ हम लोगों को समझना पड़ेगा। सो सी रेस्पिरेशन, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, कई बार एक नंबर में आ जाती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट or food material is oxidized in the cell of the body to release energy is called respiration। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट और फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज करना मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन सिंपली। तो ऑक्सीडाइज करके सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हमारे खाने के जो न्यूट्रिएंट, जिसमें हम ग्लूकोज की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, तो उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। क्लियर, सिंपल डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या डेफिनेशन है ये। अब बात आती है कि साहब ये पूरा रेस्पिरेशन का बेसिक जो ये मैं बात कर रहा हूं, जो प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ये बेसिक प्रोसेस या ये जो मेन स्टेप किस जगह होता है। ये मेन स्टेप होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर एक पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहा जाता है, जिस हिस्से को, उसी हिस्से में आपकी क्या होता है, ये वाला प्रोसेस होता है। क्लियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो साइट है, जो जगह है जहां पर ये मेन स्टेप होता है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है वहां पर कार्बोहाइड्रेट, दैट इज फूड, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना ले रहे हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के थ्रू होता हुआ सेल तक पहुंचता है और फिर
सेल में आपके क्या आती है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन और इस कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फाइनली आपके बनती है CO2 और H2O। क्या बनता है, CO2 और H2O। तो ये एक तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो आप, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनती है और साथ में रिलीज होती है एनर्जी। क्लियर। तो अब ये जो एनर्जी बनी, इस एनर्जी का हम यूज क्या करते हैं, इस एनर्जी का हम कई तरीके से यूज करते हैं। हमारी बॉडी में कई प्रोसेस एट अ टाइम या 24 घंटे चलते हैं, तो तुरंत ये जो एनर्जी बनी, ये कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा तो उसका आपके एट अ टाइम क्या होता है, इंस्टेंटली काम में आ रहा है, बट देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट यूज एट दैट टाइम। वो बनी लेकिन उसी समय काम में नहीं आई, तो वो जो एनर्जी का हिस्सा आपके कहाँ जाएगा, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा या एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, नहीं, वो एनर्जी हमारी बॉडी क्या करती है, स्टोर करके रखती है, क्योंकि बाद में भी तो काम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने अभी खाना खाया तो अभी का अभी सारा काम कर लोगे। आप अभी खाना खा के बैठे हो, 2 घंटे बाद काम करना है, तो अभी जो एनर्जी बनेगी वो 2 घंटे बाद काम में आने वाली है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो एनर्जी स्टोर कहाँ करोगे, वो एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती है कहाँ पर, इस ADP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड करने में, इनको आपस में ऐड करने में ये एनर्जी लग रही है। और इस एनर्जी से जब ये ADP और फॉस्फेट ऐड होते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू ATP। वो कितना कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर चीज, समझ मेरी बात। ADP प्लस फॉस्फेट ये दोनों जब ऐड होते हैं तो आपके बनता है ATP। इजी है, कोई कंफ्यूजन? नाम इसका अगर नहीं पता हो तो ये है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये क्या है, डाइफॉस्फेट। अब आप देख लें कि इस डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और आ गया, अब क्या हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी कहां है, ये एनर्जी बेसिकली इस फॉस्फेट को जोड़ के रखने में लगी हुई है। जिस दिन ये फॉस्फेट वापस निकलेगा, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक होगा, ये एनर्जी फिर से बाहर आएगी और उस समय वो एनर्जी क्या होगी, किसी काम में यूज होगी। क्लियर। तो पहले हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर रही है ATP के फॉर्म में, और फिर जहां एनर्जी चाहिए वहां ये ATP मॉलिक्यूल पहुंचता है, ये ब्रेक होता है, इससे एनर्जी रिलीज होती है और हमारा वो प्रोसेस हो जाता है, या हमारा वो काम है उस जगह पर हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ने का मेन एम है, हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनने का जो प्रोसेस चल रहा है वो ओवरऑल कैसे हो रहा है। तो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी कि रेस्पिरेशन, मेन रेस्पिरेशन क्या है, वो ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और आपके ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का या फूड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब हमारे सिलेबस के अंदर बेसिकली रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। मेन रेस्पिरेशन जो हमारे इस चैप्टर के अंदर बताया गया वो ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, स्ट्रक्चर के बारे में है। तो ओवरऑल हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अपना फोकस रखेंगे और उसको अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे। ऐसे रेस्पिरेशन के बारे में और भी जानकारी लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ रखी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, अनएरोबिक। क्लियर, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन देम, बट अभी सारा वो नहीं है। अभी हम लोग सीधा सीधा ह्यूमन रेस्पिरेशन और कौन सा वाला रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। सो सी हियर, आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे, आई थिंक डायग्राम दिख रहा है आपको। एक तो डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम बनाए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। बहुत इजी डायग्राम होता है, अगर बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर इसका डायग्राम बनाने का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। सो अब आप देखें, यहां पर मैंने लिस्ट बना रखी है। दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। कौन कौन से मेन पार्ट है, हमेशा मैंने आपको पहले भी बात कही हुई है कि कोई भी चीज की लिस्ट जब आप याद करते हैं तो देयर शुड बी वन सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस होनी चाहिए। तो यहां पर भी सीक्वेंस टॉप टू बॉटम की तरफ रहेगी कि आप एक एक करके पार्ट के नाम
जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे याद करते हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई पार्ट छूटेगा नहीं, कभी भी गलती नहीं होगी, सारे पार्ट्स आपके प्रॉपर आ जाएंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन, कहां से रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा, दैट स्टार्ट फ्रॉम नोज, नेसल कैविटी। कहां से स्टार्ट होता है, नेसल कैविटी से। तो आपके सबसे पहले नेसल कैविटी, नेसल कैविटी का जो पाथ है वो बाहर की तरफ दो होल्स हैं। हमारे नोज पर क्या होते हैं, दो होल्स होते हैं, जहां से आगे आपके नेसल कैविटी स्टार्ट होती है, तो उन होल्स को हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो देयर आर पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, तो नोस्ट्रिल्स के पेयर। उसके बाद आपके नेसल कैविटी आ गई। अब उसके बाद एयर अंदर जाने का एक और पाथ है, वो है आपका माउथ, सेकेंडरी पाथ आप कह सकते हो, विच इज नॉट प्रिफर्ड। कहा जाता है कि वहां से जो एयर है इनहेल कम करनी चाहिए, बहुत जरूरी है तो बात ठीक है, बट कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ माउथ से आप सांस कम लें। आपको हमेशा ब्रीथिंग कहां से करनी चाहिए, नोज से करनी चाहिए, बट फिर भी एक सेकेंडरी पाथ है एंड दैट इज योर माउथ। सो माउथ या बकल कैविटी इज द सेकेंड पार्ट। अब इसके बाद ये दोनों पार्ट आगे जाकर के कॉमन पाथ में मिलते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसके बारे में पढ़ा था, जो नेसल कैविटी और बकल कैविटी एक कॉमन पाथ पर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फेरिक्स। उसे क्या कहा जाता है, फेरिक्स। फेरिक्स के तीन हिस्से भी देखे थे हम लोगों ने, एक नेसल कैविटी से जुड़ा हुआ नेसोफेरिक्स, बकल कैविटी से जुड़ा हुआ ओरोफेरिक्स, और फिर फेरिक्स आगे जो जुड़ा हुआ होता है दैट इज टू अस नेक्स्ट पार्ट लैरिक्स। किससे जुड़ा हुआ रहता है, लैरिक्स। तो आपका फेरिक्स का वो हिस्सा जो लैरिक्स से जुड़ा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड लिंगोफेरिक्स। ठीक है, तो तीन थे आपके फेरिक्स के सेक्शन। लैरिक्स के बाद आपके क्या आ रही है, एक ट्यूब दिख रही है आपको, जो आपके फूड पाइप के जस्ट पैरेलल पास में होती है। फूड पाइप है, फूड पाइप के एकदम सटी हुई पास में ही आपके एक और पाइप होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। फूड पाइप के पास में क्या है, विंड पाइप। फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस और विंड पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। क्या कहा जाएगा, ट्रैकिया। तो आपके ये ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहेंगे, क्लियर। फिर ये विंड पाइप जो है आपके आगे जाकर के दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक राइट लंग्स में जा रही है, दूसरी लेफ्ट लंग में जा रही है, क्लियर। तो आपके जो लंग्स के अंदर जो ट्यूब जा रही है, लंग्स के अंदर जो ट्यूब जा रही है, उन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, उन ट्यूब्स को कहा जाता है ब्रोंचीज। क्या बोलते हैं, ब्रोंचीज, क्लियर। यहां समझ में आया, मैंने क्या बताया, ट्रेकिया, और ट्रेकिया आगे जाकर के दो पार्ट में बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड ब्रोंचीज। यहां पर एक पार्ट रह गया, रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या है, इसके ऊपर ही कुछ कार्टिलेज पाई जाती है रिंग फॉर्म में, किसके ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर, जो इसको सपोर्ट देती है। डिटेल में सारा मैं बताऊंगा एक एक करके। तो आपके नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या हो गया, आपके ब्रोंचीज। ब्रोंचीज आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो ब्रोंचीज आगे जाकर के जो एक तरीके से और नैरो ट्यूब के अंदर बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ऐसे अगर कहा जाए तो ब्रोंचीज जो है पहले कई सब डिवीजन में बढ़ती है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होती है। ब्रोंचीज सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकी, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्शियरी ब्रोंकी, और उसके बाद और आगे डिवीजन होता है, तब बनता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो आपके ब्रोंचीज जो है या ब्रोंकाई जो हम कहेंगे, वो आपके पहले कई बार डिवाइड होगी। तो सबसे पहली जो आपके ट्रैकिया से डिस्ट्रीब्यूट होकर बनती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। वो और आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, देख लें आप, जैसे ये ट्यूब आई, देखो यहां समझा सकता हूं, ये आपके हो गई ट्रैकिया, क्लियर। ये हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई, क्लियर। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई दो पार्ट में बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्रोंकाई।
टर्शियरी ब्रोंकाई आगे जो छोटी ट्यूब में बट रही है, दिस दैट इज कॉल्ड योर ब्रोंकियल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियल्स। क्लियर? तो इस तरीके से इसका डिवीजन, तो ये पूरी ब्रोंकी है एक तरीके से, समझ में आ रही होगी बात आपको। तो इस तरीके से आपके इसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे से आगे होता रहता है। फाइनली जो लास्ट में है ब्रोंकियल्स जो बता रहा, उसके ऊपर मैंने कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर राउंड राउंड बताया। ये क्या है? दिस आर कॉल्ड एल्वियोली। क्या बोलते हैं इसको? एल्वियोली। तो आपके यहाँ पर ब्रोंकियल्स के लास्ट एंड पर आपके कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। क्लियर? समझ आएगी बात? ये पूरा सिस्टम, ये वाला हिस्सा जो ब्रोंकी से आगे का है, दैट इज कवर्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन। ये पूरा हिस्सा एक मस्कुलर ऑर्गन में कवर्ड होता है, एंड दैट मस्कुलर ऑर्गन इज कॉल्ड योर लंग्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लंग्स बोलेंगे। क्लियर चीज? इसके बाद लंग्स के ऊपर एक कवर होता है। देखो आपका चेस्ट है, अगर ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन किसी चीज से कवर नहीं होगा तो कोई भी चीज आकर के जब आपके टकराएगी तो ये मस्कुलर ऑर्गन क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो सकता है, ये दब सकता है, इसे नुकसान पहुंच सकता है। तो इसको एक्सटर्नल इफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर एक हार्ड कवर होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारे जो भी डिजाइन, जिसने भी हमारा बॉडी बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो उसने क्या किया है? इस लंग्स के ऊपर एक हड्डियों का कवर तैयार किया, और दैट कवर इज कॉल्ड योर रिब केज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज। क्लियर? अब देख लें, इसके ऊपर इस तरीके से रिब केज पाई जाती है। पूरा इसको कवर, इसको हिंदी में अपन पसलियां बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो है ये आपके इसके ऊपर रहेगा ताकि इंटरनल पूरा ये जो सिस्टम है ये क्या रहे? आपका प्रोटेक्टेड रहे। तो आपके लंग्स के ऊपर एक बोन्स का या कार्टिलेज का ओवरऑल एक कवर है जो उसे क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड योर रिब केज। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिब केज। अब इसके अलावा आप देखें नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी मस्कुलर शीट है। नीचे की तरफ क्या है? एक मस्कुलर शीट है जो आपके लंग्स को एक तरीके से कंप्रेस करना और एक्सपेंड करने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। खुद भी कंप्रेस और एक्सपेंड हो रही है। वो खुद के कंप्रेशन और एक्सपेंडेशन से किसको कंप्रेस और एक्सपेंड कर रही है? लंग्स को, जिससे एयर अंदर और बाहर जो है, हम जो ये ब्रीथिंग बोल रहे थे, रेस्पिरेशन में एयर का अंदर आना और बाहर जाना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन डायफ्राम। वो आपके किस पे डिपेंडेंट है? डायफ्राम पर। डायफ्राम काम करना बंद कर दे तो इन और आउट जो एयर हो रही है वो आपका प्रोसेस ही पूरा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो डायफ्राम अ शीट बिलो द लंग्स, एक आपके सर्कुलर शीट जो है लंग्स के नीचे एक डोम शेप में रहती है, वो आपके, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायफ्राम बोलेंगे। क्लियर? पार्ट्स के बारे में समझ में आया? कौन कौन से पार्ट्स हैं एक बार रिवाइज कर लें पूरे। स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के आगे नेसल कैविटी, सेकेंडरी पाथ ऑफ द एयर दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। नेसल कैविटी और बकल कैविटी जहां मिलती है दैट इज कॉल्ड फेरिक्स। फेरिक्स आगे जुड़ता किससे है? लैरिक्स से। लैरिक्स के नीचे जो ट्यूब है विंड पाइप दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर रिंग फॉर्म में क्या पाया जाता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। ट्रैकिया आगे जाकर के दो ट्यूब में बढ़ जाता है, एक राइट लंग में एक लेफ्ट लंग में जाती है, दैट इज कॉल्ड आपके ब्रोंकाई। ब्रोंकाई सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद उसका नेक्स्ट डिवीजन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के आगे और डिवीजन दैट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई आगे और डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड ब्रोंकिल्स। एंड ब्रोंकिल्स के लास्ट एंड पर आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड आपके एल्वियोली। ठीक है? जहां पर गैस एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वियोली के बीच में। उसके बाद आपके पूरा जो ब्रोंके, ब्रोंकिल्स और एल्वियोली पूरा जो पार्ट है इसे कवर करके एक मस्कुलर ऑर्गन रखता है दैट इज कॉल्ड लंग्स। कितने लंग्स होते हैं? वी हैव 2 लंग्स। क्लियर? राइट और लेफ्ट। इसके साथ आपके लंग्स मस्कुलर ऑर्गन को कवर करके रखने वाला जो एक हड्डियों का कवर है दैट इज कॉल्ड योर रिब केज। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिब केज बोलते हैं। और इसके साथ आपके नीचे की तरफ एक शीट पाई जाती है जो लंग्स को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है खुद के एक्सपेंडिशन और कॉन्ट्रैक्शन से, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो इस तरीके से आपके सारे पार्ट्स आप इजीली याद कर सकते हो, बहुत इजी हैं। डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, नहीं आता है तो मेरे चैनल पर आपके क्या है एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें बहुत इजी वे में इस डायग्राम को बनाने का तरीका मैंने बताया है। सो आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा और ढूंढ लीजिएगा, और हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर? बात आगे समझ में? इजी है। अब आपके
यही डायग्राम जो मैं यहाँ बता दूं वापस, ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है। पिछले वाले में थोड़ा सा रिब केज के बारे में नहीं था उसमें, तो आप देख लो ये हड्डियों का कवर दिख रहा होगा यहाँ पर, रिब केज दिख रही है आपको, तो ये रिब केज आ गई इसके अंदर। इसमें एल्वेओली वाला पोर्शन उसने एक्सपेंड करके नहीं दिया था, ये यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो ये ब्रोंकिल्स आ रही है, इस ब्रोंकिल्स के लास्ट पर आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड एल्वेओली। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, प्रैक्टिस करिए, बनाना सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, एग्जाम में अक्सर आता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। ऐसे मेन 2 पार्ट है, बट एक थर्ड सेक्शन और है जिसको हमने इसमें समझा है। कैसे है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेशन का जो पाथ है जहां से एयर पास आउट हो रही है, जहां जा रही है, वो तो 2 हिस्सों में बढ़ गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन उसके साथ में कुछ स्पेशल मसल्स हैं जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। बात किया ना डायफ्राम, तो वो आपके एक तरीके से क्या होगी, ऐसी मसल्स है जो रेस्पिरेशन एयर अंदर और बाहर ले जाने में हेल्प करी, तो वो भी इसका एक हिस्सा है, तो दैट इज कॉल्ड योर रेस्पिरेटरी मसल्स। तो कुल मिला के मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी मसल्स। नाउ सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे नाम लिखे हुए हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मैं आपको बता दूं कहां तक है, लैरिक्स तक, गले तक। इसके नीचे आपकी विंड पाइप स्टार्ट हो जाएगी, ट्रैकिया, तो यहां से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज, नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, ये इसमें आ गया। उसके साथ माउथ ये आ गया, फिर फेरिक्स, इन दोनों के आगे वाला हिस्सा फेरिक्स, और फेरिक्स किससे जुड़ा हुआ रहता है आगे, लैरिक्स से। तो ये चारों सेक्शन जो हैं दे आर पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद है आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या है आप देखें, ट्रैकिया, विंड पाइप जो मैंने आपको बताया, उसके बाद ट्यूब बटी लंग्स में गई, दैट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और आगे जाकर के डिवाइड हुई, इसमें ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों आ गई। इसके साथ आगे और डिवीजन होता है तो बनता है ब्रोंकिल्स, और ब्रोंकिल्स के लास्ट एंड पर आपकी एल्वेओली वगैरह सब होता है, वो सब इसी सेक्शन में हम लोग पढ़ लेंगे। और इसके साथ उसको कवर करके रखने वाला एक मस्कुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड लंग्स। ये सारे आपके आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। क्लियर, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकिल्स और लंग्स। इसके अलावा आपके कुछ स्पेशल मसल्स जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, वन इज योर डायफ्राम, एक तो है आपके डायफ्राम और दूसरा है इंटरकोस्टल मसल्स। आपके अंदर की तरफ रिब केज के साथ जो हड्डियों का कवर है उसके साथ कुछ मसल्स अटैच होती है जो लंग्स के एक्सपेंडेशन और कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करती है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक क्लासिफिकेशन। जिस वे में हम आगे पढ़ेंगे हम इन्हीं हेडिंग के अंडर इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट नोज के बारे में बात करते हैं। अब आप देखें नोज जो है सबके है, कुछ जानकारी है उसकी, क्या क्या होता है उसमें। नोस्ट्रिल आर द पेयर ऑफ स्लिट्स। नोस्ट्रिल्स का मतलब जो छेद आपके नोज पर पाए जाते हैं, कितने हैं, 2 हैं, किसी के 3-4 तो नहीं है, सबके 2 ही होते हैं। ओके, सो देयर आर पेयर ऑफ स्लिट्स, लेफ्ट एंड राइट, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। आगे जो है ये नेसल चैम्बर, जो नोस्ट्रिल है वो आगे जाकर के आपके बेसिकली बीच में क्या होती है, बहुत ही पतली सी क्या होती है, एक लेयर होती है। तो ये नेसल चैम्बर है जिसे नेसल कैविटी भी हम लोग बोलते हैं। तो बीच में एक पतली सी लेयर होती है जो दोनों नोस्ट्रिल से जो एयर अंदर जाती है उसे अलग अलग रखती है। ठीक है, सो नेसल चैम्बर आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। दोनों जो चैम्बर है वो आपके एक बहुत पतली मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं। नेसल कैविटी पॉजेज हेयर एंड म्यूकस, द इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर अंदर कुछ हेयर पाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। अंदर क्या होता है, हेयर्स पाए जाते हैं जिसे नोज हेयर हम लोग बोलते हैं, और साथ में कुछ चिपचिपे पदार्थ का भी अंदर की तरफ एक लाइनिंग बनी हुई होती है। अंदर जो है वो क्या होता है, एक म्यूकस की लेयर होती है।
अब बताओ ये क्यों होते हैं, क्या जरूरत है इस बात में हेयर और म्यूकस की। तो बेसिकली जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो बाहर की जो हवा है जब अंदर जाती है तो इस एयर में डस्ट के होने की पूरी संभावना होती है। अब क्या होगा, अब ये एयर जैसे अंदर जाएगी और इसके साथ अगर डस्ट अंदर जाती है तो दैट डस्ट कैन बी ट्रेवल्ड अप टू योर लंग्स। वो कहाँ तक जा सकती है, वो एयर लंग्स तक पहुंचती है। तो अगर उसमें डस्ट है तो वो डस्ट तो कहाँ पहुंच जाएगी, तो लंग्स तक चली जाएगी। तो उसे रोकना बहुत जरूरी है। तो उसे रोकने के लिए एक हमारे नोज के अंदर एक सेक्शन है दैट इज कॉल्ड नोज हेयर। नेसल कैविटी के अंदर क्या है, नोज हेयर। जैसे ही एयर उसमें से जाती है तो एयर को फिल्टर करता है और डस्ट को वो हेयर जो है वो क्या करता है, रोक लेते हैं। इसके साथ साथ ये म्यूकस होता है, तो ये म्यूकस भी क्या करता है, कुछ ऐसे पार्टिकल को अपने ऊपर चिपका लेता है जो सिर्फ प्योर एयर को अंदर जाने देगा। डस्ट पार्टिकल को नोज हेयर और म्यूकस क्या कर देंगे, एक तरीके से ट्रैप कर देंगे, उसे फिल्टर करेंगे एयर को। तो ये आपके बेसिकली एयर को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं ताकि डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज्यादा अंदर तक ना पहुंच पाए। ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल को रोकना होता है, पोलन ग्रेन्स को रोकना होता है, जम्स भी होते हैं एयर के अंदर, इनको भी रोकना होता है। तो इन सबको रोकने का काम आपके ये नोज हेयर और म्यूकस की लेयर करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑल तो यहाँ रुक जाते हैं। इट इज रिच सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स दैट वार्म्स द इनकमिंग एयर। एक और चीज, यहाँ पर आपके ब्लड लाइंस की सप्लाई होती है, जो बीच में पतली लेयर्स होती है, इसमें ब्लड लाइंस, ब्लड दौड़ता है उस पतली सी लेयर में। अब इससे क्या होगा, जब आपकी एयर यहां से ट्रेवल करके अंदर जाएगी तो ब्लड की वजह से, ब्लड लाइनिंग की वजह से ये हिस्सा जो होता है काफी एक गर्म रहता है, और जो एयर अंदर जाती है वो आपके क्या होती है, थोड़ी सी वार्म होकर के अंदर जाती है। कारण देखो, बाहर का टेम्परेचर कई बार आपकी क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, जैसे सर्दियों के अंदर होता है अक्सर। अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर आप लोगों को पता होगा, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अब बाहर से अगर आपके जो कोल्ड एयर है वो अगर अंदर चलेगी तो वो एक तरीके से क्या होगा, ये इतना टेम्परेचर मांगेगी और इससे कम टेम्परेचर, नॉर्मली बाहर का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री होता है, तो कुछ टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर जो थोड़ा बहुत बढ़ाना है, ये किसके द्वारा होगा, ये आपके इस जगह से जब एयर पास होगी तो यहाँ पर जो ब्लड लाइंस हैं इसकी वजह से ये हिस्सा क्या होता है, आपके गर्म रहता है, ब्लड दौड़ता रहता है, और ब्लड का जो टेम्परेचर रहेगा वो टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा इसके अंदर। तो ये एयर जो अंदर जाएगी वो थोड़ी सी वार्म होकर के अंदर जाएगी, जिससे आपके बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो वो ठंडी एयर डायरेक्ट लंग्स तक पहुंचती है, फिर सर्दी जुकाम लग जाता है। कई बार बहुत ज्यादा ठंडी हवा हम लोग अंदर ले लेते हैं और वो प्रॉपर वार्म होकर के अंदर नहीं जाती, तो उससे क्या होता है, आपको सर्दी लगने के पूरे चांस होते हैं। क्लियर चीज, तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप देखें कि ये नोज का काम, नोज में एयर गई, वहां पर हमने मेन जो चीज की बात की वो क्या है, नोज हेयर और म्यूकस, जिसका काम है एयर को फिल्टर करना, एयर को क्लीन करना, और फिर उसको एयर को थोड़ा सा वार्म करके और फिर बॉडी के अंदर भेजना होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, माउथ। अब माउथ क्या, माउथ इज अ सेकेंडरी पार्ट फॉर इनहेलिंग द एयर। एयर को अंदर लेने के लिए एक और हिस्सा हमारे पास है, और कई बार नाक बंद कर दें तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, बट साइंस मानती है कि आप मुंह से सांस ना लें। कारण क्योंकि एयर जब माउथ से अंदर जाती है तो उसमें ये फिल्टरिंग प्रोसेस नहीं हो पाता। जो फिल्टरिंग प्रोसेस नोज से होता है वो आपके माउथ में नहीं होता, और इससे क्या हो सकता है, डस्ट वगैरह जो है वो अक्सर आपके माउथ से होती हुई लंग्स तक जा सकती है, या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैकिया वगैरह आगे कहीं ना कहीं पहुंचेगी, और वहां वो क्या करेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। तो आपके माउथ इज अ पार्ट, बट उसे प्रिफर नहीं किया जाता। इट कंसिडर एज द सेकेंडरी प्लेस टू विच वी कैन टेक इन एयर, एयर अंदर ले सकते हैं, बट द नेसल रेस्पिरेशन इज मोर एडवांटेजियस कंपेयर टू माउथ रेस्पिरेशन। आपके नेसल रेस्पिरेशन, नोज से जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत एडवांटेजेस है कंपेयर टू माउथ रेस्पिरेशन। कारण भी बता दिया, बिकॉज द नेसल कैविटी हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन, मॉइस्टनिंग, वार्मिंग एंड स्टेरिलाइजिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। आपके नोज में क्या क्या होता है, आपके
एयर का फिल्ट्रेशन होता है, थोड़ी सी एयर में नमी भी आ जाती है, मॉइस्चरिंग भी हो जाता है, उसके साथ वो वार्म हो जाती है और आपके स्टेरिलाइजिंग जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो एयर है वो काफी हद तक साफ होकर के फिर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो ये नेसल रेस्पिरेशन का एडवांटेज है। तो माउथ से रेस्पिरेशन किया जा सकता है, बट आपको एयर जो अंदर लेनी है वो माउथ से कोशिश करनी है कि नहीं लेनी है, हमको ज्यादा से ज्यादा कहां से लेनी है, नोज से लेनी है। क्लियर चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर फेरिक्स। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? फेरिक्स। इट इज कॉमनली कॉल्ड थ्रॉट। हम लोग फेरिक्स को ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रॉट। मैंने आपको बताया जहां से ये नोज वाला पार्ट और माउथ वाला पार्ट आपके जहां कॉमन जिस जगह आकर के मिलता है, तो ये जो हिस्सा हो गया दिस, जहां पर आपके जो नेसल और बकल कैविटी का जो पार्ट है एक जगह आकर के मिला है, दैट इज कॉल्ड आपके फेरिक्स, या फिर उसे बोलेंगे हम लोग थ्रॉट। इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, पहले ही मैं बता चुका हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में बात हो चुकी थी। कौन कौन से हैं? नेसोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स, लिंगोफेरिक्स। नेसोफेरिक्स इज द पार्ट रिलेटेड टू नेसल कैविटी, ओरोफेरिक्स इज द पार्ट रिलेटेड टू buccal cavity and the laryngopharynx is the part related to larynx, जो larynx से जुड़ा हुआ पार्ट है वो। क्लियर चीज? अब इसके बाद आपके फेरिक्स फर्दर जॉइन टू larynx एंड ट्रेकिया। आगे जाकर के ये फेरिक्स किससे जुड़ता है? ये पहले तो larynx से और फिर इसी के नीचे होती है आपके ट्रेकिया। तो फेरिक्स जो है वो आगे larynx और ट्रेकिया से कनेक्ट होता है। इट कंटेन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे खाना जो है वो भी इसी पाथ से अंदर जाता है और एयर भी लगभग इसी पाथ से अंदर जा रही है। तो यहां पर आपके क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, 2 ट्यूब हो जाएगी, एक तो विंड पाइप है और दूसरा आपका फूड पाइप। ये ट्रैकिया हो गया और ये इसोफेगस हो गया। तो खाना हमेशा इसमें जाना चाहिए, कभी भी ट्रैकिया में ना आए। तो इसलिए यहाँ पर आपके क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही खाना आता है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इसको ढक लेता है और खाना जो है वो हमेशा इसोफेगस फूड पाइप में ही जाएगा, कभी भी विंड पाइप में नहीं आएगा। तो उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम याद कर लें, एपिग्लोटिस। ढक्कन है एक तरीके से कि जैसे ही खाना आया ये ढक्कन क्लोज, ट्रैकिया पे ढक्कन लग जाएगा तो खाना आपका सीधा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। क्लियर चीज? समझ आ गई बात? चलिए, तो ये आपके फेरिक्स के बारे में जानकारी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज योर लैरिक्स। कौन सा पार्ट है? लैरिक्स। अब लैरिक्स में क्या है? लैरिक्स में आप समझ लें, लैरिक्स जस्ट अबोव द ट्रैकिया। जहां आपके ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के जस्ट ऊपर की तरफ आपके जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड लैरिक्स। ये वाला हिस्सा जो है लैरिक्स होता है। ठीक है, नीचे आपके ट्रैकिया स्टार्ट हो जाएगा। इट इज मेड ऑफ 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज। ध्यान रखना, लैरिक्स जो होता है वो कितने टाइप ऑफ कार्टिलेज से बना होता है? 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या चीज होती है? एक तरीके से आप कहो तो बोन जैसी चीज है, बट इट इज नॉट टू मच हार्ड एज बोन। वो बोन की जितना हार्ड नहीं होता, थोड़ा सा सॉफ्टर पार्ट होता है, थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि एक स्मूथ बोन कह सकते हो, सॉफ्ट बोन कह सकते हो। तो उस तरीके का ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोन। बोन और कार्टिलेज को एक नहीं कहेंगे हम लोग, बट लगता उसके जैसा ही है, दिखता उसके जैसा ही है। तो ये आपके एक तरीके से सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल जो बोन लाइक स्ट्रक्चर्स है वो होता है। तो ये आपके जो लैरिक्स के अंदर कितने टाइप के कार्टिलेज पाए जाते हैं? 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर फाउंड, और वी कैन से 9 कार्टिलेज आर फाउंड। यहां पर आपके एक फ्लैप लाइक टिश्यू लेयर होती है। इसके अंदर की तरफ क्या होती है? एक फ्लैप लाइक टिश्यू लेयर पाई जाती है। तो जब एयर इसमें से बाहर निकलती है, जब हम लोग बोलते हैं तो एयर बाहर आती है, और ये जो है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से रहता है। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे, और जब भी एयर आएगी तो इसके बीच में से आएगी और ये लेयर क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। एंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दिस लेयर वी प्रोड्यूसेस साउंड। हमारे
बॉडी से साउंड या हमारे गले से आवाज जो है वो निकलती है। तो आपका ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसके वाइब्रेशन से साउंड बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड। उस लेयर को क्या कहा जाएगा? वोकल कॉर्ड कहा जाएगा। क्लियर? दिया हुआ ये कहाँ पाई जाती है? लैरिक्स वाले हिस्से में पाया जाता है। वोकल कॉर्ड कहाँ है? लैरिक्स में। इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है नाम, या वॉइस बॉक्स सुना होगा, तो वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड, एडम्स एप्पल, ये सब एक ही चीज के नाम है। क्लियर चीज? समझ आ गई बात? तो ये लैरिक्स के बारे में है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये थे आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स के बारे में। अब हम लोग समझेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? ट्रैकिया से स्टार्ट होता है। अब आप देखें ट्रैकिया की कुछ जानकारी ले लेते हैं। ट्रैकिया को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप। क्या बोलेंगे? विंड पाइप। ये आपके चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में। ये पूरा चेस्ट पोर्शन हो गया, ये चेस्ट कैविटी में, यहाँ बीच में आपकी ये लोकेशन होती है इसकी। इसकी लेंथ कितनी है? इट इज 5 इंच। इसकी लेंथ लगभग 5 इंच इतनी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है। 5 इंच देख लो, बहुत छोटी है। तो 5 इंच ऑलमोस्ट लगभग ये लेंथ रहती है। ये आपके कुछ रिंग ऑफ कार्टिलेज से सपोर्टेड होती है। अब रिंग ऑफ कार्टिलेज से क्यों सपोर्टेड है? क्योंकि देखो ये मस्कुलर ट्यूब है, या मस्कुलर ट्यूब जो होती है जैसे स्ट्रॉ होता है। स्ट्रॉ को जब आप जूस पीते हैं तो आपके, अगर मैं स्ट्रॉ के नीचे वाले हिस्से पर ब्लॉक कर दूं, उंगली लगा दूं और फिर एयर को खींचने की कोशिश करता हूं तो क्या होता है? आपने देखा होगा स्ट्रॉ एक तरीके से कोलैप्स हो जाती है, पिचक जाती है, होता है। वैसे ही जब आप एयर ले रहे हो तो यहाँ पर एक स्ट्रॉ जैसी ही एक ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। अगर आप एयर लेने की कोशिश की, गलती से किसी ने नाक दबा दिया या एयर नहीं आई, तो आपके वो ट्यूब क्या हो जाएगी? एक तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। तो आपके इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उसको कुछ सपोर्ट की जरूरत थी, और वो सपोर्ट आपके किसके द्वारा मिल गया? वो रिंग ऑफ कार्टिलेज से मिल गया। रिंग ऑफ कार्टिलेज इस तरीके से ये कार्टिलेज के सपोर्ट रहते हैं, ताकि अगर इसमें जो एयर चल रही है वो किसी समय एयर ना आए, अंदर की तरफ ना आए या बाहर नहीं निकल पाए, और एयर इस जगह एकदम खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो वैक्यूम या स्पेस के दौरान इस जगह पर कोई कोलैप्सिंग नहीं होगी, ये ट्रैकिया दबेगा नहीं। अदरवाइज ये ट्रैकिया कभी दबा तो क्रैक आ सकता है, और क्रैक आने पर क्या होगा? फिर आप सांस लोगे तो वो लंग्स में नहीं पहुंचेगी, बॉडी में फैलेगी। तो कुल मिला के आपके इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उस पर एक सपोर्टिंग के तौर पर क्या पाए जाते हैं? रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्लियर चीज? समझ आएगी बात? चलिए अब आपके द इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की इनर वॉल पर, अंदर की जो लेयर है, वहां पर भी आपकी म्यूकस की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर यहाँ की होती है भाई, जो नोज के अंदर आपके नेसल कैविटी में जो नोज हेयर और म्यूकस जो काम कर रहे थे डस्ट को रोकने का, डस्ट पार्टिकल को, जम्स को वगैरह रोकने का। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टिकल, कुछ डस्ट ऐसी होती है जो वहां से पास आउट हो जाती है, वो रोक नहीं पाती, आपके नोज हेयर रोक नहीं पाए या म्यूकस वहां का रोक नहीं पाया, तो वो एयर जब आपके ट्रैकिया से पास आउट होगी तो इस जगह भी आपके म्यूकस होने से वो जो भी डस्ट होगा वो आपके यहीं पर ट्रैप हो जाएगा, लंग्स में एंटर नहीं करेगा। मेन है हमारे लंग्स, लंग्स में वो नहीं पहुंचना चाहिए। लंग्स में पहुंच गया, अंदर जाके ब्लॉकेज कर दिया तो फिर दिक्कत करेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है, हमारी बॉडी की सिस्टम की कोशिश यही है कि डस्ट को कैसे भी करके लंग्स में एंटर होने से रोका जाए। तो यहाँ आपके नेसल कैविटी में नहीं रुका तो ट्रैकिया के अंदर वो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपके एयर के फिल्ट्रेशन के लिए, डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए क्या पाया जाता है? म्यूकस लेयर पाई जाती है। क्लियर? जिससे क्या होगा? फॉरेन पार्टिकल यहीं ट्रैप हो जाएगा और वो लंग्स में एंटर नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात? ट्रैकिया। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है ब्रोंचीज और ब्रोंकिल्स। कौन सा पार्ट है? ब्रोंचीज और ब्रोंकिल्स। क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। अब आप इसमें देखें, मैंने आपको कहा कि ट्रैकिया दो ट्यूब में बढ़ता है, एक राइट लंग्स में एंटर करता है और एक लेफ्ट लंग में जाता है। और इसको पूरा कवर करने वाला जो पार्ट है दैट इज योर लंग्स। अब ये यहां पर
लगभग मान लो 2 या 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रांचेस प्राइमरी ब्रोंकी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई सेकेंडरी ब्रोंकी में, सेकेंडरी ब्रोंकी और डिस्ट्रीब्यूट हुई टर्शियरी ब्रोंकी में, और टर्शियरी ब्रोंकी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई आपके ब्रोंकिल्स के अंदर। क्लियर? ठीक है, यहाँ ये भी आपके तो अब आप देखें ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। उन स्मॉलर ट्यूब्स को क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकी। तो दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकी। क्लियर? ये प्राइमरी ब्रोंकी आ गई, ये ट्रेकिया था, 2 ट्यूब में आ गई, ये भी प्राइमरी ब्रोंकी है। इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकी और आगे आपकी डिवाइड हो रही है, फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकी। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकी, यहाँ पर भी सेकेंडरी ब्रोंकी, ये भी इस साइड वाले लंग्स में जाकर के क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके साथ सेकेंडरी ब्रोंकी आपकी और आगे डिवाइड होगी और क्या बनेगी? टर्शियरी ब्रोंकी। तो ये जो ट्यूब है दे आर कॉल्ड टर्शियरी ब्रोंकी। क्लियर चीज समझ में आ गई बात? इसके बाद तो वन प्राइमरी ब्रोंकी एंटर द राइट लंग्स एंड वन एंटर टू लेफ्ट। एक इधर आई है और एक इधर आई है, जो इस तरफ बना हुआ है वो का वो पूरा प्रोसेस इस तरफ, वो का वो सिस्टम इस तरफ भी होगा। फाइनली टर्शियरी ब्रोंकी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब आप यहाँ देखें कि ये जो टर्शियरी ब्रोंकी है यहाँ जाकर के ये फाइनली जो छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ रही है दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट एंड पर ईच ब्रोंक्यूल्स एंड विद एन टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके एल्वियोली ब्रोंक्यूल्स के लास्ट एंड पर पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोली। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द एल्वियोली आर सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। अब देखें यहाँ पर ये एल्वियोली क्यों होती है? इन एल्वियोली के नजदीक में बहुत सारी ब्लड की लाइंस, ब्लड कैपिलरीज आपके क्या होती है? फैली हुई रहती है, वहां पर बहुत सारी ब्लड लाइंस पहुंचती है, ताकि जो एयर यहां से आ रही है ये एयर ऑक्सीजन लेके आई और ये लेयर जो ऑक्सीजन लेके आई तो O2 आपकी किस में आना है? ब्लड में, और इस ब्लड में से CO2 ये एल्वियोली खींच लेगा और फिर ये एयर वापस रिवर्स पाथ पर जाएगी। तो यहाँ पर आखिर जो ऑक्सीजन बॉडी में हम ले रहे हैं उसे देना कहाँ है? बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। और जाने का काम कौन करेगा? ब्लड। ले जाने का काम तो ब्लड को वो ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्लड लाइन की सप्लाई होगी। दे आर कंप्लीटली सप्लाइड। बहुत ज्यादा इनके चारों तरफ ब्लड लाइंस फैली हुई होती है, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन आए वो सारी ब्लड के अंदर चली जाए और ब्लड में जितना वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सारा आपके एल्वियोली में आ जाए। तो कुल मिला के एल्वियोली आर सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, कौन सी? CO2 और O2 का। नाउ नेक्स्ट, अब आपके इस ओवरऑल पार्ट की हम बात कर रहे हैं लंग्स की। तो ये जो आपका पूरा लंग्स है इसकी हम बात कर रहे हैं। वी हैव पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। दे आर मोस्टली कोनिकल इन शेप। कोनिकल कैसे होता है कि ये यहां से आपको ऐसे ही लगेगा, जैसे ये वाला जो है ना, ये कुछ इस तरीके का, और नीचे जो है वो एक तरीके से कोन के आकार का पूरा हिस्सा होता है जिसके नीचे डायफ्राम की शीट होती है। तो ये कोनिकल शेप में मोस्टली होता है। तो राइट और लेफ्ट लंग जो है कोनिकल शेप में है। लंग्स आर मेन ब्रीथिंग ऑर्गन। मेन ब्रीथिंग ऑर्गन में हम लंग्स को गिनते हैं, क्योंकि अगर लंग्स में कुछ भी डैमेज है तो आप ब्रीथ नहीं कर सकते, एयर अंदर और बाहर जाने का प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर? तो आपके लंग्स मेन ब्रीथिंग में आता है। इसके साथ एक और है, पढ़ेंगे अपन डायफ्राम के बारे में, बट उसके साथ साथ आपके लंग्स है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बड़ा लंग होता है, कौन सा छोटा लंग। तो ध्यान रखना, लेफ्ट लंग जो होता है वो राइट लंग के मुकाबले क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। कारण समझ सकते हो, इधर वाले पोर्शन पर क्या है? आपके हार्ट है ना, सेक्शन आ जाते हैं काफी सारे, इसलिए यहाँ पर जो है ये एक थोड़ा सा वॉल्यूम वाइज जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है? एज द हार्ट इंट्रूड इनटू द लेफ्ट लंग एरिया ऑफ इट। आपके थोड़े से हिस्से में हार्ट पाया जाता है। द लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स। अब ध्यान रखना, लेफ्ट लंग जो आपके थोड़ा सा छोटा है वो लंग आपके क्या होता है?
2 लोब वाला होता है, इसके 2 सेक्शन होते हैं, जबकि राइट लंग जो होता है दैट हैज 3 लोब्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स। राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स। बेसिकली सेक्शन है, ठीक है, पार्ट में है ये लंग्स भी आपके। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, जबकि ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, ठीक है। अब लंग्स को मैं बात करूं तो व्हाट इज कंसीडर इन द लंग्स, लंग्स में क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी है, मैंने आपको पहले ही बताया। ब्रोंचीज है, ब्रोंकिल्स है, एल्वियोली, ये सब लंग्स के अंदर आते हैं। लंग्स एक मस्कुलर कवर है, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। द 2 lungs आर प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लेक्सिबल रिब केज। हमारे दोनों लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियों का एक ढांचा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड रिब केज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं, जो फ्लेक्सिबल है। देयर इज अ डोम शेप मस्कुलर शीट। इसी के नीचे डोम के आकार में आपके क्या है? एक मस्कुलर शीट पाई जाती है, विच इज कॉल्ड योर डायफ्राम, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायफ्राम। क्लियर ये चीज? लंग्स के नीचे की तरफ डोम के आकार की एक शीट होती है, मस्कुलर शीट होती है, जिसे कहा जाएगा डायफ्राम। क्लियर? चलिए, देयर आर अबाउट 350 मिलियन एल्वियोली इन ईच लंग्स। अब आप देख लें, एक लंग्स में, मैंने तो यहाँ पर कुछ 7-8 आपको एल्वियोली बताई, बट एक्चुअल में आपके एक लंग्स में 350 मिलियन एल्वियोली पाई जाती है। दैट मीन आप सोच सकते हो कितनी ऑक्सीजन आती होगी, कितना आपके ब्लड के साथ उस ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता होगा। अगर नंबर ऑफ एल्वियोली कम होगी तो गैस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? बहुत कम होगा, और उसकी वजह से आप प्रॉपर एस्पायर नहीं कर पाओगे, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी। चलें आगे, चलिए नाउ सी नेक्स्ट पार्ट। हमको जो पढ़ना है दैट इज योर रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो नाउ लास्ट पार्ट जो है आपका वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी मसल्स। अब रेस्पिरेटरी मसल्स कौन सी है? तो मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट, जो आपकी एयर को अंदर बाहर करने में काम में आ रही है, वो कौन सी है? एक है आपकी डायफ्राम। डायफ्राम इज अ कर्व्ड शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स। लंग्स के नीचे की तरफ एक डोम आकार में एक शीट पाई जाती है, मस्कुलर शीट पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। अब ये जो डायफ्राम है ये कैसे काम करता है वो भी आप लोगों को समझना है, अभी आगे बताऊंगा। तो डायफ्राम इज द कर्व शीट ऑफ द मसल्स बिलो द लंग्स। इट इज द प्राइमरी मसल्स फॉर रेस्पिरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी मसल्स मानी जाती है, क्योंकि ब्रीथिंग का प्रोसेस ही यहीं से स्टार्ट होता है। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग बाय मूविंग अप एंड डाउन। ये डायफ्राम की जो लेयर है ये ऊपर और नीचे होती है, जिससे आपकी एयर अंदर और बाहर होती है, अभी समझाऊंगा। अब इसके साथ आपके है कोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स कहां पाई जाती है? फाउंड इन द रिब विच हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। ये आपकी रिब्स के अंदर की तरफ पाई जाती है, जिसके द्वारा आपके डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है? पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो एक है इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब के अंदर की तरफ है, और दूसरी है आपके डायफ्राम। तो ये आपके रेस्पिरेटरी मसल्स है जो रेस्पिरेशन में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। क्लियर चीज? चलें अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग डायफ्राम से इनहेल और एक्सहेल कैसे करते हैं, वो आप समझिए। मैं यहाँ एक डायग्राम अलग से बता देता हूं। आप देखें कि जैसे मान लो ये आपकी डायफ्राम की शीट है, ठीक है, और ये लंग्स हो गए। अब आप देखें ये जो शीट है, ये शीट जब एयर आपके अंदर लेनी है तो क्या होता है? तो आप देखें कि जब आपके ये डायफ्राम अभी इस कंडीशन में है, ये ऐसे है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये डायफ्राम नीचे आएगी। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है, शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो छोटी हो जाती है, और वो कहाँ ऐसे अभी फैली हुई है, कॉन्ट्रैक्ट होते समय वो आएगी नीचे। तो नीचे आएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा?
इन लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह मिल जाएगी। ये क्या होगी ऐसे, तो ये लंग्स क्या हो गए आपके एक्सपेंड हुए। तो लंग्स को क्या हुआ, फैलने की जगह मिली। तो जब लंग्स फैले तो ये फैलेंगे तो क्या होगा, एयर कहाँ आएगी, आपके अंदर तरफ आएगी, क्योंकि चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आएगा नीचे की तरफ, चेस्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंग्स एक्सपेंड होंगे, चेस्ट वॉल्यूम, चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी, और चेस्ट कैविटी बढ़ेगी तो वो बाहर से एयर को क्या करेगा, अंदर की तरफ लेगा, एयर इनहेल। क्लियर, एयर क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी। सिंपल है कि जब आपके डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम नीचे आएगा, लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह मिलेगी, लंग्स फैलेंगे, चेस्ट कैविटी बढ़ेगी, चेस्ट कैविटी बढ़ते ही उसके अंदर एयर फिलअप होगी और एयर आपके बाहर से अंदर। क्लियर। अब आपके नेक्स्ट वापस क्या होगा, डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो डायफ्राम जैसे ही वापस एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने पर ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चलेगा। अब जब डायफ्राम वापस ऊपर जाएगा तो ये लंग्स को क्या करेगा, दबाएगा, इसको कंप्रेस करेगा, और ये लंग्स आपके क्या हो जाएंगे, इस तरीके से कंप्रेस हो जाएंगे। जैसे ही लंग्स कंप्रेस होंगे, इसके अंदर की एयर अब क्या होगी, अब ये एयर कहाँ जाएगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्योंकि है ना, बोतल होती है, कोई प्लास्टिक की बोतल को आप कंप्रेस करो, क्या होगा, उसमें से एयर बाहर जाएगी। जब छोड़ दो, जब वो फैलेगी तो एयर वापस अंदर आएगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि डायफ्राम जब एक्सपेंड होता है तो ये चढ़ता है ऊपर की तरफ, और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो लंग्स को क्या करता है, दबाता है, और जब लंग्स को दबाएगा तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अंदर जो एक्स्ट्रा एयर है वो कहाँ जाएगी, वो बाहर आ जाएगी, और इस तरीके से आपकी एयर का क्या हो जाएगा, एक्सहेलिंग। ठीक है, एक्सहेलिंग और या एयर एग्जिट, एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। तो कुल मिला के एयर के अंदर और बाहर होने में सबसे बड़ा रोल किसका है, आपके डायफ्राम का। अभी समझ लें कि जब आपके डायफ्राम ऊपर जाता है, ये आपके डायफ्राम एक्सपेंड होता है, क्या होता है, एक्सपेंड, तो कहां जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और जब ये डायफ्राम आपके ऊपर की तरफ जाता है, चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज। चेस्ट कैविटी डिक्रीज होते ही एयर क्या होगी, आउट, एयर बाहर जाएगी। क्लियर, देख लें, डायफ्राम एक्सपेंड होगा तो डायफ्राम कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी, चेस्ट कैविटी कम होगी तो एयर बाहर। उल्टा करके देखो, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस हो जाए, तो आपके डायफ्राम कहां आएगा, डाउन, नीचे की तरफ आएगा, और डायफ्राम जब नीचे की तरफ आएगा तो चेस्ट कैविटी क्या होगी, इंक्रीज, और चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी तो एयर कहां आएगी, अंदर, इन। ये हो गया एयर इनहेलेशन। तो इस तरीके से डायफ्राम के मूवमेंट पर आपके एयर का कॉन्ट्रैक्शन और एयर का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता रहता है, और ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है डायफ्राम, जो आपके आधार पे नहीं चलती, आपके ऊपर नहीं चलते, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है ना। हमारे हाथ में होती तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत है, कई बार काम में बड़े उलझ जाए तो ध्यान ही नहीं जावे इसकी तरफ, और अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं गया और गलती से इसका काम रोक दिया हमने, क्या हो जाएगा, एयर अंदर आना बंद, और इंसान कुछ समय के लिए अगर उसको एयर ना मिले तो आदमी तो ऐसे ही मर जाता है। तो हमारे लिए ये मूवमेंट बहुत जरूरी है, और ये मूवमेंट ऑटोमेटिकली चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रीथिंग प्रोसेस। नाउ द लास्ट पार्ट इज द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको कितने पार्ट में स्टडी किया गया, उसका फिजियोलॉजी, उसका वर्किंग, उसको यहां पर दो मेन सेक्शन में स्टडी किया जाता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहां है और इंटरनल रेस्पिरेशन कहां है, तो एक है आपके एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर से जब एयर अंदर आता है तो कहाँ आता है, लंग्स में आता है, लंग्स में भी कहाँ आता है, एल्वियोली भी आता है, ठीक है। फिर एल्वियोली से ब्लड उसे ले जाकर किसके पास जाता है, ब्लड के पास, ब्लड सेल के पास जाता है, किसके पास जाता है, सेल के पास। तो यहां से ऑक्सीजन लिया, एटमॉस्फेयर से O2 लंग्स में आया एल्वियोली के पास, और एल्वियोली पर आपके क्या होता है, O2 आता है। ये O2 किसको मिला, ब्लड को, ब्लड किसके पास गया, सेल के पास। जैसे ही ये ऑक्सीजन इसने सेल को दी, सेल ने रिवर्स में क्या दी, CO2, और फिर ये CO2 आपकी किस में आ गई, ब्लड में। ब्लड इसे लेके कहाँ आया, फिर से लंग्स में आया, और लंग्स में इसने क्या कर दी, CO2 एल्वियोली को दे दी। यहां से तो ऑक्सीजन ली थी, अब दी क्या इसको, एल्वियोली, और फिर ये वापस आपके एटमॉस्फेयर में CO2 छोड़ दी जाती है। क्लियर। अब आप देखें यहां पर एक्सचेंज दो जगह हुआ, गैस एक्सचेंज जो हो रहा है वो दो जगह हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला एक्सचेंज एल्वियोली और ब्लड के बीच में हो रहा है, किसके बीच में, एल्वियोली और ब्लड के बीच में। तो ये आपका एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट जो एयर अंदर आ रही है वो एल्वियोली तक जाकर के ये एक्सचेंज होती है। एक फिर आपके ये गैसेज बहुत अंदर बॉडी के डीप में जाती है और वहां जाकर के हर सेल पर ये एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज एक तो है आपके लंग्स, एल्वियोली और ब्लड के बीच में, और एक है ब्लड और सेल के बीच में। तो ये जो दो एक्सचेंज है इन्हीं को इंटरनल एक्सटर्नल कहा गया। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाएगा, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये जो सेल के पास जो हो रहा है बहुत अंदर बॉडी की डेप्थ में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपके फिजियोलॉजी जो है, द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड, एल्वियोली और ब्लड के बीच में जो गैस एक्सचेंज हुआ दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बेसिकली यहाँ पर ब्लड किस में आता है, ब्लड जिस ट्यूब में आता है वो दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। ये वो वर्ड है कि लंग्स के अंदर जो ब्लड ले जाने का काम है जो ट्यूब करती है दैट इज कैपिलरी, वन टाइप ऑफ, और उन कैपिलरी को हम पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं। तो एल्वियोली और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में जो गैस एक्सचेंज है दैट इज योर एक्सटर्नल। फिर आपके इंटरनल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल। आपकी ब्लड और टिश्यू सेल या नॉर्मल सेल की हम बात करें तो अंदर की तरफ जो एक्सचेंज होगा जहां पर ब्लड सेल को ऑक्सीजन देगा और सेल ब्लड को CO2 देगा, तो दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर चीज। तो ये हो गया फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ध्यान रखें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आपके रेस्पिरेशन में एक पिगमेंट का रोल है, आप बताओ वो पिगमेंट कौन सा। एक कलर पार्टिकल जो रेस्पिरेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है, तो वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम एक रेड कलर का पिगमेंट करता है, जो कहां पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, एंड दैट रेड कलर पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो कभी पूछ ले कि विच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेशन में काम में आने वाला एक कलर पिगमेंट बताओ, तो दैट इज योर हीमोग्लोबिन। क्लियर चीज। तो आई थिंक ये जो सेक्शन है रेस्पिरेशन वाला ये मैंने कंप्लीट कर दिया, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे जुड़े हुए अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो भी जब आपकी फिजिकल क्लासेस होगी तो आप मुझे डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। इसके अलावा मैं जब ऑनलाइन आपको लाइव लूंगा तब भी आप अपने क्वेश्चंस को मेरे सामने पुट अप कर सकते हो। तो जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। सो ध्यान रखिए अपने खुद का, और टेक केयर। इसको रिवाइज करिएगा एक बार अच्छे से ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।